चलिए फिलहाल के लिए साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये पेपर मैं डिफिकल्ट नहीं मानती हूँ, लेकिन इस बार अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ रहा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन जो पूछने की बात हो रही है इस बार, तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट जो है इसी पेपर से हो सकता है, क्योंकि इस पेपर में अभी तक अवध यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा है सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, थॉर्नडाइक थ्योरी लिख दो, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस वाले चैप्टर से, इस वाले सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इजी क्या मतलब कि समझने वाला, रियल लाइफ से मैच करने वाला है। अवध यूनिवर्सिटी के जो 3 पेपर कंपलसरी पेपर है उसमें से इजी सब्जेक्ट यही है, अदरवाइज नॉलेज एंड करिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थोड़ा टफ आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चन में जो आपको टॉपिक में बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी है अवस्थाएं विकास की। अब इसको ट्विस्ट कैसे करेगा, ट्विस्ट में क्या करेगा कि अधिगम कर्ता आगे में लगा देगा, लर्नर लगा देगा। बच्चे हो गए कंफ्यूज, मैम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने करवाया है लेकिन ये ना लर्नर का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है, तो वहां पे कंफ्यूज होकर के बैठ नहीं जाना। यहाँ पे अधिगम कर्ता लगा सकता है, यहाँ पे बालक लगा सकता है, यहाँ पे मानव लगा सकता है, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता है ना। जैसे कि है डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर लिखा है, लर्नर की जगह चाइल्ड लिख दे या फिर ह्यूमन लिख दे, ये सारे इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन 100% रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछेगा लेकिन रहेगा। अब आपको ये समझना है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस हमें एग्जाम में लिखने होंगे। आप लोग अवध यूनिवर्सिटी के स्पेशली आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने के चांसेस है, तो आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता है। अगर अवध वाले बच्चे हैं तो मैं बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का जो है 8 नंबर का पूछा जाता है ना, 8 मार्क्स के होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को भाई 3-3.5 पेजेस तो लिखने ही पड़ जाते हैं क्योंकि 8 नंबर दिया है ना, 3 पेजेस तो आपको एनी हाउ लिखने होंगे। और जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों का रहता है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स का अगर ये 15 है आप लोगों का क्वेश्चन, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कम से कम 5 से 6 पेजेस, 5 पेजेस तो एनी हाउ टच करना है। और ये डेवलपमेंटल स्टेज वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर चांसेस है कि आपको लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा बीएड फाइनल, ये डॉक्टर जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में हो सकता है, जुलाई लास्ट वीक लेकर के प्रिपरेशन करो। सेकेंड ईयर क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसका क्वेश्चन है, अभिषेक मिश्रा। देखो हम लोग जैसे क्लासेस चलाते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे बीएड फर्स्ट ईयर अवध यूनिवर्सिटी, तो आप लोग कहा जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी। अभी फिलहाल अवध पे ही फोकस कर, अवध में ही हमने थोड़ा अपना जो है इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है मिला है कि इस बार क्वेश्चन टफ हो सकता है, और बैच भी हमारा है तो हम नहीं चाहते हो क्योंकि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्वेश्चन अच्छा आता है इसमें। बीएड फाइनल का एग्जाम मैंने आंसर दे दिया है। क्या मैम ये अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए, बिल्कुल डेडिकेटेड अवध यूनिवर्सिटी के लिए है, एकदम अवध यूनिवर्सिटी के लिए ही है। नॉलेज इन करिकुलम का भी हम लोग ना मैराथन भी चलाएंगे उसमें, तो मैराथन जब क्लासेस होगा तो उसमें नॉलेज का देखिए। और ठीक है, और किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 तरह से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक, और तीनों तरीके से आपको रेडी रहना है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये मैं क्वेश्चन बोलूं 99% श्योर है कि ये रहेगा, 99% इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से, है ना। अभी देखो जब सबसे पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इस तरह से पूछा जा सकता है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, ये इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के विकास में, ये भी लगा सकता है। तो अब क्या होता है ना कि जब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूछ देता है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अच्छा ये ऐसे ही है क्या, ये वैसे ही लिखना है, वह जैसे मैम ने बताया वही है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो मैच नहीं कर रहा है, तो वो नहीं सोचना है। अगर आपको वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिख गया तो जैसे हमने आपको नोट्स में दिया है
या जैसे आपको क्लासेस करवाए गए हैं एग्जैक्टली वैसे लिख दोगे, एग्जैक्टली वैसे लिख दोगे। वो आप घुमाएगा तो आप घूमोगे नहीं, ठीक है। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का भी जुलाई में होगा बाबू, सिद्धार्था भी अब आपको जो है ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जुलाई में ले लेगा एग्जाम। चलिए आ जाते हैं अब हम थ्योरी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो हुआ, अब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है पाइगेट थ्योरी का है। अब इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, है ना। अब इसको भी तीन तरह से क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहले तो नाम ही लिख देगा, जिन प्याजे की सिद्धांत के, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिखे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जिन पाइगेट, उसको लिखने को बोल देगा, ठीक। दूसरे तरीके, और ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा, ये जितने थ्योरीज वाले क्वेश्चन रहेंगे ना वो लॉन्ग में ही आएंगे। दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। आपको लिख देगा कि राइट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिन प्याजे का नाम ही कहीं नहीं लिया। अब आप क्या हुआ कि जिन प्याजे का नाम नहीं लिया, अब आपको लगा मैम ये तो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को पूछ रहा है, पाइगेट थ्योरी को क्या हम इसमें लिख सकते हैं, तो यस, अगर जिन प्याजे का नाम दे तो भी सही, ठीक है, नहीं दे तो भी, ये आप लोगों को पाइगेट थ्योरी को ही इसमें एक्सप्लेन करना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं इसमें हम कितना एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले इन्होंने, जिन पाइगेट ने 4 स्टेजेस को बताया है, वो स्टेजेस को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। और उसके साथ साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब शिक्षा को लेकर के इसका यूज किस प्रकार किया गया, तो उतना लिख दोगे। मतलब आपको किसी भी तरह से 5 पेज लिखना है, एनी हाउ 5 पेजेस, जिसमें कि एक फ्लो चार्ट होना ही चाहिए। बिना फ्लो चार्ट का कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा अवध यूनिवर्सिटी का। और मैं गारंटी दे रही हूँ, जो बच्चे, जो पैटर्न मैंने बताया है उस पैटर्न पर काम करोगे, 80% से नीचे मार्क्स रह ही नहीं सकता है। मतलब ये हमारा 4-5 साल का जो है, इवन अवध यूनिवर्सिटी में हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस जो है अवध यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सबसे पहला बैच यही था हमारा। तो इसमें मैं आपको एकदम लिख करके दे सकती हूँ कि जो पैटर्न हम बता रहे हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से फॉलो करोगे, 80% से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये यूनिवर्सिटी पूरा मार्क्स दे देती है। तो ये आप लोगों के लिए है, बस इतना मान लो, काम हो जाएगा आपका। चलिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यस, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोग को शॉर्ट में रहेगा। ये है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको कि बोला जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर जो है शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, यानी 8 नंबर वाले में, 8 नंबर वाले में पूछना है तो कम से कम 3 पेज लिखना है। फ्लो चार्ट भी इसमें बना देना। आप लोगों को अवध यूनिवर्सिटी को लॉन्ग क्वेश्चन में भी फ्लो चार्ट बनाना है, शॉर्ट में भी बनाना है, क्योंकि 8 नंबर का शॉर्ट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन में 99% श्योर कर दे रही हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 6 नंबर, नॉट 5 नंबर, 6 नंबर, 90 का ले लो, ये 100% क्वेश्चन है। बुद्धि से रिलेटेड यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड 100% क्वेश्चन रहेगा। पहले तो ये रहेगा व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है आपके अकॉर्डिंग, एंड बुद्धि जो है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, या पर्टिकुलरली किसी भी क्या बोल सकते हैं, जिन्होंने थ्योरी दी है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बुद्धि, उनके सिद्धांत को लिखने को दे दे। तो बुद्धि के सिद्धांत में आप लोग जानते हो कौन कौन दिया है, आप गार्डनर का जानते हो, आप थॉर्नडाइक का जानते हो, जिन्होंने की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। हमारे जो है सबसे पहले वाले बिने एंड साइमन, जिन्होंने 1905 में 1905 में दिया है। तो किसी का भी एक बुद्धि का थ्योरी लिखने को भी दे सकता है। एक ये तो रहेगा कि बुद्धि क्या है, ये आपको डेफिनेटली रहेगा, व्हाट इज इंटेलिजेंस, एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछ दे, या फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछे, या पर्टिकुलर किसी का नाम दे। ये 3 तरह के जो इस टॉपिक इंटेलिजेंस में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप ले लो। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछता है, ये भी शॉर्ट वाला है। अच्छा, एडजस्टमेंट पूछेगा या फिर मैल एडजस्टमेंट पूछेगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुसमायोजन, जस्ट उसका उल्टा होता है। ये भी आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लासेस भी रहेगा। आपको नोट्स लेना है, नोट्स ले लीजिए, या फिर बैच लेना है तो बैच भी ले लीजिए, क्योंकि
अभी तक आप लोग का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है अवध यूनिवर्सिटी का, तो टेंशन यही है कि भाई एग्जामिनेशन लेगा कब तक, यही दिक्कत है। लेकिन वही है, जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्जाम इसका जा सकता है, तो आप लोग किसी भी तरीके से लेकर के पढ़ सकते हो, या खुद से आपने नोट्स बनाया है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा होता है, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं थॉर्नडाइक। अच्छा, एक मैं बताऊं, अवध यूनिवर्सिटी का एक ना चीज हम लोग ऑब्जर्व किए हुए इतने सालों में, थॉर्नडाइक थ्योरी या पावलव थ्योरी, दो में से एक आपको देता है। और मैंने इसी यूनिवर्सिटी से ये जाना है कि भाई ये थ्योरी वाला जो होता है ना इन लोगों का गेम, थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी जो है, जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर की थ्योरी कहते हैं, या त्रुटि एंड सिद्धांत की थ्योरी कहते हैं, है ना, पढ़े होगे तो पता ही होगा, या पावलव की थ्योरी, दो में से एक रहेगा। और उसके साथ या तो स्किनर की थ्योरी दे दे या फिर कोई और थ्योरी दे दे, कोहलर की थ्योरी दे दे, तो ये दोनों में से एक तो कंफर्म रहता है। तो इन दोनों को कर लेना, ताकि कोई भी रहे तो आपका जो है आप इजीली उसको कर लो। थ्योरीज ये सब जो भी है चैनल पर करवाया गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षार्थियों पर परिवार एवं समुदाय के प्रभाव की विवेचना। जो भी लर्नर्स होते हैं, जो हमारे सीखने वाले हमारे बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनमें जो है फैमिली, परिवार, कम्युनिटी, कभी कभी पूछता है समुदाय, या टीचर, इनका क्या रोल है, वो कैसे इन बच्चों को और ज्यादा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हो, परिवार एंड समुदाय दे सकता है, फैमिली एंड कम्युनिटी, या फिर टीचर्स एंड स्कूल, ये दे देता है कि इन लोगों के डेवलपमेंट में, इन लोगों के लर्निंग में, इन मतलब टीचर्स एंड स्कूल का या फिर फैमिली एंड कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पॉइंट में लर्न कर, ताकि लिखने में इजी रहे। कम से कम 10 पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि कैसे वो लोग जो है एक बच्चे को आगे बढ़ाते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। डेली क्लासेस होगा, आप कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों को मुझे पता है कि अवध यूनिवर्सिटी में कौन सा सीरीज चलता है, वही आप लोगों ने परचेज किया होगा। परचेज किया है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको पढ़ लेना। लेकिन आंसर जो उसमें दिया गया होगा ना, उसको थोड़ा सा अपने से बना करके लिखना, क्योंकि सीरीज वाले आंसर पे पूरा मार्क्स नहीं देते हैं हम लोग। खुद मैं कॉपी चेक करती हूँ, वो हमें पता भी चल जाता है कि हाँ ये सीरीज का या फिर पासपोर्ट का जो है आंसर है। तो आप दो काम, एक तो या तो उसको पढ़ लो और अपने तरीके से, खास करके स्टार्टिंग में और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देना, ताकि ना पता चले। और जो भी अगर टीचर पकड़ने वाला होगा, अगर बीच में भी पढ़ करके अगर पकड़ लेगा तो मार्क्स आधा कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 5 पेज लिखा फ्लो चार्ट के साथ, और वो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो सीरीज से पूरा कॉपी किया हुआ। अब आप एग्जैक्टली वहां पे बैठ के कॉपी नहीं किए हो, लेकिन आपने उसको रट्टा मारा है, ठीक है, ऐसा पता चल रहा है एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको 10 नंबर से, मतलब मैं लिख के दूं 10 नंबर से ज्यादा कोई टीचर नहीं देता। सीरीज वाले पे मार्क्स नहीं देते। इवन जो टीचर को पता है कि हाँ इसको हम 50% मार्क्स देंगे, क्योंकि सीरीज एंड पासपोर्ट इन सभी के लैंग्वेज को 50% कर दिया जाता है, तो वो 8 नंबर भी दे सकता है, वो 7 भी दे सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दे पाएगा, ये याद रखना। तो इसलिए ले लियो, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने तरीके से बना करके थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। जो अवध यूनिवर्सिटी का कोई नहीं करता है भाई, रियली में मैं बता रही हूँ, अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना आउटडेटेड। जब हम लोग बीएड किए थे ना, मेरा बीएड हुआ 2015 में, सोचो आज से 10 साल पहले, और उस समय का जो हमारा सिलेबस था वही एग्जैक्टली सेम सिलेबस, क्योंकि ये सब चीज मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है। और बाकी यूनिवर्सिटीज में उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में बिल्कुल चेंजेस नहीं है। तो इतना ओल्ड सिलेबस है कि कहीं और पे ज्यादा मिलता नहीं। तो आप लोगों को क्लासेस प्रॉपर तरीके से करना होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा जुलाई में। मैम आगरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। शिल्पी, कॉलेज में बात करो, हर एक कॉलेज वाले बच्चे को अलग अलग डेट पर प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हैं। कि मैं आपको बता रही हूँ कौन सा कॉलेज है, सहारनपुर में ये कुछ ऐसे जगह पे कॉलेज है, मथुरा में कॉलेज है, जिन्होंने बच्चों को 30 जून को बुलाया है। तो ऐसे करके हर कॉलेज वाले अलग अलग, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है कि आप लोग प्रैक्टिकल लेके काम खत्म कीजिए, रिजल्ट आपको जुलाई में देगा, प्रैक्टिकल छूटे ना। इसकी वजह से आपको कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहना होगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। मैम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन भी सिलेबस में रहता है क्या?
देखो बाकी यूनिवर्सिटी में ड्रामा एंड आर्ट ईपीसी पेपर में, लेकिन बरकतुल्लाह में यस प्रॉपर सिलेबस है, उसमें है, वो पढ़ना पड़ेगा। वो पूर्वांचल के थर्ड सेमेस्टर का क्लास नहीं, पूर्वांचल का तो क्लास नहीं है। नोट्स लिए हो तो बस समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ, समझो और कर लो, और लिखने का प्रैक्टिस करो। सभी चीजें मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। अभी आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाए तो पता चल जाएगा कि एग्जाम कब लेगा। चलिए मैम प्लीज रिप्लाई। मैम आगरा यूनिवर्सिटी तो मैंने बता दिया। मैम इंग्लिश नोट्स कैसे, क्या है, कैसे परचेज करें? कुछ नहीं आलोक, आप इस पर जाओ। इंग्लिश नोट्स मतलब कि बाकी सारा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में चाहिए तो व्हाट्सएप कर दो। इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। देखो मैं आपको नंबर दे रही हूँ 7488399568। इस नंबर पर जिन लोगों को भी अवध यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली ये वाला नंबर है, आप मैसेज कीजिए। इंग्लिश में नोट्स चाहिए, हिंदी में चाहिए, दोनों अलग अलग भी आप लोग का बनाया गया मिल जाए। अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो मिल जाए। आरएसएस, हाँ तो मथुरा का तो हो ही रहा है भाई, मथुरा का हो रहा है। कहाँ हो, किस दुनिया में हो, कॉलेज से बात करो। सभी यूनिवर्सिटी का पासिंग मार्क्स अलग होता है, लेकिन 40% चाहिए होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर। सेकेंड ईयर की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मैसेज कर दो सोनी इस पर, अगर मिलना बना होगा। मुझे डाउट है वैसे थर्ड सेमेस्टर का पूर्वांचल का नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार देख लो मैसेज करके। मैसेज आप देखो, जिनको नोट्स हिंदी में चाहिए वो ऐप से जाकर के तुरंत ले सकते हैं। जिनको इंग्लिश में या हिंदी में अलग अलग चाहिए या बाइलिंगुअल चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज करके ले लीजिए। ठीक है मैम, इंग्लिश में नोट्स कैसे परचेज करें? इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मिल जाएगा। फ्री में नोट्स नहीं बाबू, फ्री में नोट्स नहीं, इतना नहीं है हमारे पास। आज जो कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे मैच करता है वो हमारे ऐप पर फ्री वाले पीडीएफ में जाओगे तो कुछ टॉपिक का अलग अलग मिल जाएगा, पूरा नोट्स फ्री में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, ये सब करके रखना है। कल हम लोग जो है आपका सबसे टफ पेपर, मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा बैक कभी लगा है ना अवध यूनिवर्सिटी का, तो ये तीसरे नंबर वाले पेपर में लगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। और कल हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। मैं आपको बता दूं कल का आप लोग या तो खुद भी पढ़ के आना, थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन में कर दूंगी, वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का क्लास। और उसके बाद से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का क्लास होगा। फिर मंडे से हम लोग कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम आंसर के साथ, देखो जैसे मैंने आप लोग के लिए ये बनाया है, इसको बोलते हैं गेस क्वेश्चन का सेट है ये, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सभी है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आप देखोगे शिक्षा मनोविज्ञान, जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी शॉर्ट में ये क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्या होता है, किस तरह का होता है। क्योंकि आप लोगों को 1-2 नंबर का क्वेश्चन बाबू नहीं है, शॉर्ट वाला भी 8 नंबर का है, तो कम से कम 3 पेजेस का मटेरियल चाहिए होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, ठीक है, मैंने 4-5 लिखा है, इसमें से जो आपको इजी परिभाषा लगे 2 से 3 परिभाषा लिख दोगे काफी है। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आ जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान से यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दे दो। कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, एक शिक्षक के लिए बालक का मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता महत्व, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का शॉर्ट में पूछ चुका है अवध में, इसीलिए इसको ऐड किया गया कि टीचर के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप जानते हो। अगर किसी टीचर को नहीं पता है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है तो कैसे पढ़ाएगा, हर बच्चे के लिए टीचिंग मेथड अलग चाहिए होगा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा ना। तो वही सभी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स। अवध यूनिवर्सिटी में मैं यही ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आंसर हम लोग पॉइंट्स में दें, क्योंकि उनको लिखना ज्यादा आप लोगों का यही है। फिर उसके बाद है वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये वाला देखो, ये 3 तरह से क्वेश्चन आता है।
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का संबंध बताएं, ठीक है, रिलेशनशिप बताने को, या फिर एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो बता दीजिए, या फिर तीसरा रहेगा कि हेरिडिटी क्या है और आपका इन्वायरमेंट क्या है, बस ये करके। तो 3 तरह से क्वेश्चन ये रहता है, तो ये भी आप लोगों को किया हुआ, और ये शॉर्ट में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। वातावरण का महत्व भी दिया हुआ है, तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा अभी, आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अधिगमकर्ता के विकासात्मक स्तरानुसार या डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो, जैसे शैशवावस्था, इन्फेंसी, बच्चे के इन्फेंसी में उसका किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, उसकी विशेषता कैसी होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो सब दिया है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन चल रहा है, आज एग्जाम हुआ। आज हम लोग जो है पेपर 2 का गेस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस, ये सेकेंड पेपर का भी टारगेट ऐसा ही रखना है कि आपको पूरा करके आना है, और ये देखना है कि इसमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। ऐसे अगर पूरे तीनों पेपर को अच्छे से कर लेते हो, पैडागोजी को भी मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, तो आप लोगों का जो है 80% बन जाता है, 80+। और फिर पैडागोजी में तो ऑफकोर्स आप लोगों को, पैडागोजी अवध यूनिवर्सिटी में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, वो भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा। पैडागोजी में कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन आप लोग के फर्स्ट पेपर में ही था, फर्स्ट ईयर में, तो वो चलो टचवुड अच्छा हो गया, अब सेकेंड ईयर पेपर भी अच्छा जाए, इसी बात के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये नाम क्या है इसका भाई, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स मान लो, एकदम फिक्स ले करके चलो इसको। पहला क्वेश्चन तो आपको मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, ये वाला करके जाना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। देखो पहले जो है साइकोलॉजी में मैम 25 पेज हुआ, सही है। टोटल कितने पेज का था? अच्छा, भूगोल का बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है, सेंड कर देना, देखना होगा कि कैसा आया था। क्या मैं आपको जो बोल रही हूँ कि आप लोगों का एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, वो क्या है? देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान आप लोगों का वो होता है जिसमें शिक्षा से रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उन सभी का सॉल्यूशन जो है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। यही एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम ही है। मैम 23 हुआ कैसा था? नहीं, पहले आप 31 पेज था, टोटल 31 पेज है। कितना टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सही किया या नहीं मैं बता दूंगी। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में रूपांतरण है। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजी। देखो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को अगर सिर्फ लेते हैं, मनोविज्ञान को, तो क्या है? मनोविज्ञान है कि सामने वाले इंसान के बिहेवियर को मापना, मेजर करना, पहचानना, राइट। अब यही मनोविज्ञान, यही साइकोलॉजी जब एजुकेशन में यूज होने लगता है, शिक्षा में यूज होने लगता है, तो शिक्षा के तौर पर जो है, जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, उनके बिहेवियर को देखना कि परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो हम इसको कैसे ला सकते हैं। 31 पेजेस था, उसमें से आपने 23 किया। अगर 23 पेजेस में एवरेज मान लेती हूँ, 23 या जितना भी आप लोगों ने किया है, तो आप लोग का 15 पेजेस, और इधर से निकल जाए तो 3, मतलब ठीक है, 23 एवरेज में है। जिनका 25 पेजेस एवब गया होगा, 25 पेज या 25 पेज से ज्यादा गया होगा, उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 23 पेज भी लिखे हो और उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट पूरा बनाए हो, अच्छे से लिखे हो, प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखे हो, तो फिर ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। वाओ, पूरा आपने 31 पेजेस को लगा दिया है। चलिए,
वैसे 25 पेजेस या 25 पेज से ज्यादा जिन्होंने लिखना है उनका बहुत अच्छा है, 23 पेज अच्छा है, लेकिन अगर उसको डायग्राम फ्लोचार्ट बनाए होगे तो फिर वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अभी के क्वेश्चन आज के, अब कल के एग्जाम पे फोकस कर लें, उस पर भी हम लोग ध्यान दे दें। तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है ये आप लोगों को डेफिनेशन, मतलब किसे कहते हैं वो देखना है, फिर उसके बाद इनके डेफिनेशन को लिखना है, और हम नीचे आ जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसके बारे में आपको 2 परिभाषा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान वाला क्वेश्चन ऐसा है जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में पूछ सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है आप लोगों का लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है, इसीलिए इसमें कंटेंट थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार जो है आप लोगों को लॉन्ग में भी पूछ दिया है, कितनी बार शॉर्ट में भी पूछा है। ठीक है, तो ये हुआ शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हो जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसी से रिलेट करेगा। आपका भी अच्छा गया। अच्छा, राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो उसका ट्रिक ये होता है कि आप थोड़ा सा दूर दूर में लिखो, जैसे यहाँ पर शिक्षा लिखे हो तो यहाँ मनोविज्ञान लिखो, यहाँ तो स्पेस रहेगा तो रीडेबल हो जाएगा। अगर रीडेबल होगा यानी पढ़ने के लायक हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक शिक्षक के लिए बालक का मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता एवं महत्व, मतलब कि एक टीचर को जो है चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना क्यों जरूरी है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानना क्यों जरूरी है, आवश्यक क्यों है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। आपका भी बहुत अच्छा गया, चलो सही बात है। बाबू इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे दिया जा रहा है, नहीं ऐसे इंडिविजुअल का नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो देख लेंगे हम लोग, अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम तथा वातावरण से रहेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी श्योर है, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन आपको लगभग पूछा ही जाएगा, इसको मैं 90% श्योर क्वेश्चन को मानूंगी। और ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बताती हूँ, जैसे वंशानुक्रम वातावरण से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और या इन दोनों में डिफरेंस करने को, या फिर एक बच्चे के विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। ये इस तरह से, मतलब 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, बट आंसर तो वही लिखना है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, यही आंसर आप लोग को हर जगह पे लिखना ही होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे शिक्षक के लिए वंशानुक्रम वातावरण का क्या महत्व है, ये तो हम सब अब देख ही चुके हैं। तो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वंशानुक्रम होता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, बच्चे का जो है इनेट एबिलिटी, मतलब जो जन्मजात क्षमता होती है उसी को हम लोग अनुवांशिक या फिर वंशानुक्रम या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो पहले तो उनको डिफाइन कर देना है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आती है। हेरिडिटी की वजह से बच्चे एक दूसरे से अलग तरीके से होते हैं, मतलब हो सकता है कि किसी के माता पिता जो है थोड़ा सा बुद्धिमान हो, या फिर बोलो कि इंटेलिजेंस हो, आईक्यू अच्छी हो, तो चांसेस होता है कि बच्चों की भी आईक्यू अच्छी हो जाए, होता है ना। तो ये तो हमें अनुवांशिकता से यानी कि हेरिडिटी से मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के डेवलपमेंट में। जो फिजिकल फीचर होता है, जो शारीरिक बनावट होती है, ये भी तो हेरिडिटी का ही देन है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का ही देन है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चे के डेवलपमेंट में, हेरिडिटी का। अब हम आ जाते हैं आपके वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, यही आंसर पूरा पूरा लिख दोगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके जो है पूछता है, और अगर घुमा करके पूछेगा तो घूमते रह जाना। तो आपको क्या लिखना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ये बोले कि भाई बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल है,
तो कोई बोलेगा कि नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन है, एक्चुअली में है। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में जन्म लेता है वही उसी इन्वायरमेंट का असर तो उसके ऊपर होता है कि नहीं। अब मानो कि एक बच्चा जो है जन्म लिया, बंगाली फैमिली का बच्चा है, जन्म लिया, उसको उसी समय हम लोग उठा करके महाराष्ट्रियन फैमिली में या किसी और फैमिली में डाल देते हैं, तो वो बच्चा क्या जैसे जैसे उसका ग्रो होगा वो क्या बंगाली बोलेगा या बंगाली कल्चर को जानेगा? नहीं। किस कल्चर को जानेगा? जिस कल्चर में वो ग्रोन अप हो रहा है, जिस कल्चर में उसका जो है ग्रोथ हो रहा है, उसी कल्चर को जानेगा। तो ये तो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ। तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके भी लिख दोगे। देखो जब आप लोगों को ज्यादा ना समझ में आए ना कि भाई मेरा तो पेज कम हो रहा है, बस एक एग्जाम्पल डाल दो, फॉर एग्जाम्पल या एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, ट्रिक है ये। तो इन्वायरमेंट का भी रोल समझ में आ गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अधिगमकर्ता के विकासात्मक अनुसार लक्षण, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, 100% फिक्स मान लो टॉपिक। अधिगमकर्ता यानी कि आप लोगों के जो लर्नर होता है या जो बच्चा होता है, अधिगमकर्ता की जगह यहाँ पे बच्चा भी लिख सकता है कि बच्चे के विकास में स्टेजेस, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, उसका क्या असर है या फिर उसकी क्या विशेषता है। ऐसा क्वेश्चन रहा ना तो आपको सभी स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। जैसे कि सबसे पहली स्टेज क्या है? शैशवावस्था। गर्भावस्था भी चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज शैशवावस्था से स्टार्ट करना। शैशवावस्था जिसको कि हम इन्फेंसी कहते हैं। तो बच्चे के, एक इंसान के बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेज आया इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या करता है बच्चा? इन्फेंसी में बच्चे का अगर हम उसके लक्षण को समझे, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, तो इन्फेंसी में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन पे, जो इंद्रिय शक्ति है हमारी, कौन है सेंस ऑर्गन? हमारे आंख, कान, नाक, जो है टच, टंग, इन सभी का यूज करना सीखता है। सिंपल, बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन का किस प्रकार यूज किया जाना चाहिए, ये इन्फेंसी की अवस्था में यानी शैशवावस्था में सीखता है। ये चीज नीचे दिया गया है। और इसमें जो है बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। यस, आप देखोगे कि आज इस बच्चे का जन्म हुआ है, आ जाओ 5 महीने या 6 महीने के बाद देखो उस बच्चे का ग्रोथ, आपको क्लियर दिखाई देगा कि फिजिकल ग्रोथ कितना फास्ट हुआ है। तो फिजिकल ग्रोथ फास्ट होता है। इस शैशवावस्था को हम अपरिपक्व यानी इमेच्योर स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चों को मैच्योरिटी तो डेफिनेटली नहीं होती है ना, उसको उसके बारे में समझ ही नहीं होती है, तो अपरिपक्वता होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है, डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से। पॉइंट्स में लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, याद कर लो ना। शैशवावस्था का पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख लोगे, बहुत है, एकदम दिमाग में रख के। तो दूसरों पे निर्भरता रहता है, डिपेंडेंसी रहती है। इन लोगों की अपनी इनेट टेंडेंसी होती है, मतलब हर बच्चे का अपना एक व्यवहार या बिहेव करने का तरीका होता है, वो वैसे ही करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चा जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, मतलब मन में जो आया वही करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे नहीं करेंगे वरना वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सब चीज उनके मन में नहीं रहता है। आया जो सो कर देना है, बस वैसा है। तो मूल प्रवृत्ति वाला जो है बिहेवियर रहता है, मतलब जैसे हैं सो हैं। जो गुस्सैल होगा बच्चा वो गुस्सा दिखाएगा ही दिखाएगा, जो रोंदू होगा वो रोएगा रोएगा। तो जिसका जो अपना टेंडेंसी रहेगा वो करेगा ही करेगा शैशवावस्था में, इन्फेंसी में, उसमें छिपा नहीं सकता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। यस, मेंटल डेवलपमेंट भी जो है तेजी से होता है, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टेजेस थोड़ा कम रहेगा। फिर उसके बाद सीखने में तीव्रता होती है, रिपीटेशन करता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आप उसके पास जैसा करोगे आपकी नकल वो कर देगा बच्चा, ये भी चीज होती है। ठीक है, तो ये सामाजिक भावना का विकास होता है। यस, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का स्टार्ट अपने घर से होता है, अपने फैमिली से होता है। तो ये भी हो गया। तो 10 पॉइंट है, लेकिन 10 पॉइंट्स मेरे ख्याल से दिमाग में नहीं रखना, 7 से 8 भी रख लोगे काफी है, काफी है एकदम। अलग भी पूछ दे। अच्छा एक और चीज,
हो सकता है कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण के बारे में बताइए, इसके विशेषता के बारे में बताइए। तो भी हिचकना नहीं है कि आप कहां से करें, यही वाला क्वेश्चन उठा के वहां पे चिपका देना है, सिंपल। और उसमें फ्लो चार्ट बना देना कि शैशवावस्था के जो है लक्षण, और सर्कल वाला फ्लो चार्ट बनाकर उसका हाथ निकाल देना और बता देना कि हाँ ये लक्षण होते, और नीचे में एक्सप्लेन कर देना, खत्म। ठीक है, तो ये चीज करना। ये मेरे ख्याल से ना इस बार आपको अलग अलग पूछेगा, जैसे कि शैशवावस्था से क्या समझते हो ये पूछ दे अलग से, या बाल्यावस्था से क्या समझते हो इसके बारे में बताओ। ऐसे करके अलग से क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार आपका आने का चांस रहेगा। अब पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बाल्यावस्था, अब हमने शैशवावस्था कर लिया, अब हम आएंगे बाल्यावस्था, जिसको कि हम इंग्लिश में चाइल्डहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड में क्या होता है, क्या चीजें होती है, तो देखो सब चीजें जो है आपको पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है। चाइल्डहुड में शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो उतना तेजी से नहीं होता है जितनी तेजी से शारीरिक शैशवावस्था में हो रहा था, तो इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो नैतिकता का विकास होता है शैशवावस्था में, यानी इन्फेंसी पहले वाले स्टेज में बच्चों में नैतिक डेवलपमेंट, जिसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो 0 होता है। ये नैतिक विकास का स्टार्टिंग जो है बाल्यावस्था से होता है, नैतिकता का विकास होता है। सामूहिकता की भावना का विकास, बच्चे जो है ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं, अपने आसपास के जो मतलब जो नेबर्स होते हैं उनके बच्चे होंगे, उनके साथ टीम बनाते हैं, उनके साथ रहना, टीम वर्क करना, समूह में रहना, ये स्टार्टिंग जो है बच्चों का पहला ग्रुप में रहने का जो स्टार्टिंग होता है वो इसी स्टेज से होता है। तो सामूहिकता की भावना का विकास, वास्तविकता की पहचान, एक्चुअली में रियलिटी जो है इनको यहाँ से मिलता है, बच्चे चीजों को या समाज को एक अलग नजर से जो है देखने लगते हैं। यहाँ पर जो है बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पे जाके मिल रहा है, देख रहा है, तो थोड़ा सा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना उसको आने लगता है। अनुभव का संचय करता है, जिज्ञासा में वृद्धि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चाइल्डहुड वाले बच्चे ना क्यूरियस बहुत होते हैं, इसमें ना ये एकदम पागलों की तरह देखेंगे, अच्छा ये हुआ मम्मी, ऐसे कैसे हो गया, मम्मी इसको ऐसे कर दे, पापा इसको ऐसे कर दे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा पूछता है बच्चा, और इतना पूछता है कि फिर उसके जब तक ये क्वेश्चंस तब तक खत्म नहीं होते जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। तो जिज्ञासु बहुत होता है, खेल कूद में बहुत आगे रहता है। अब आप देखो कि अगर हम लोग कहीं मार्केट जाएं और सबके साथ जाएं तो हम लोग आते आते थक जाते हैं, लेकिन उन लोगों की एनर्जी खत्म नहीं होती है, वो कूदते ही रहेंगे, उनको पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो खेल कूद के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खेलने के लिए हमेशा जो है रेडी रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के हो गए चाइल्डहुड के। सेम थर्ड आ जाएगा, थर्ड स्टेज किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। देखो मैं क्या बोल रही हूं कि जब आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि कहां गया, डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, यानी कि एक बच्चे का जो है अवस्था वाइज यानी अवस्थाओं के जो है विशेषता बताइए, तो इतना पॉइंट मत लिखना। अगर एक ही में क्वेश्चन आ गया तो सबका 4-4 पॉइंट्स लिखना, 4 पॉइंट शैशवावस्था का, 4 पॉइंट बाल्यावस्था का और 4 पॉइंट किशोरावस्था का। लेकिन मेरा जो है अभी डाउट कि ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग पूछेगा। अगर बाल्यावस्था अलग से पूछ देगा तो पूरा 8 से 10 पॉइंट्स लिख देना, अगर आप लोगों का जो है किशोरावस्था अलग से पूछ देगा तो पूरा पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, ये चीज करना, और चांसेस इस बार अलग अलग का है, बार बार मैं बोल रही हूं तो फिर समझ लेना। हाँ, किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था को तो भाई तूफान की अवस्था कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल ने बार बार कहा है कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस जो है तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है। यहां से स्टार्ट करना और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें करते हैं। इसमें भी शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह से इन्फेंसी में बच्चों का फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होता है, यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है।
लड़कों की बॉडी लड़कों की तरह से जो है डेवलप होती है, लड़कियों की बॉडी में चेंजेस आता है। तो फिजिकल चेंजेस जो है हमें किशोरावस्था से देखने को मिलता है। मानसिक परिवर्तन होता है, मेंटल डेवलपमेंट पीक पे रहेगा। देखो एक बात याद रखना, किशोरावस्था में जितने भी विकास होंगे ना, सब अपने पीक पर होंगे, यानी सबसे उच्चतम स्तर पर होंगे, हाईएस्ट लेवल पे होंगे। तो मेंटल डेवलपमेंट भी वही होगा। इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होते हैं इस एज के बच्चे, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा होगा तो उसी तरह से गुस्सा करेंगे, अगर शांत रहेंगे चुप रहेंगे तो उसी तरह से कोने में जाके बैठ जाएंगे। तो इमोशनली पूरी तरीके से डिसबैलेंस रहते हैं ये एज में। विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं। अगर आप बोलोगे कि चलो लेफ्ट, तो बोलेंगे लेफ्ट ही क्यों, हम लोगों के ऊपर क्यों इस तरह से अत्याचार होता है, हम राइट जाएंगे। तो एक तरह से रिबेलियन, जिसको हम बोलते हैं विरोधी प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति, जिसको रिबेलियन जो है मेंटल टेंडेंसी बोला जाता है, ये बच्चों में रहती है इस किशोरावस्था के टाइम में। बुद्धि का चरम विकास होता है, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट्स आप लोग के किशोरावस्था को लेकर के, एडोलेसेंस को लेकर के हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आपको देख लेना है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा संज्ञान को लेकर, कॉग्निशन। देखो संज्ञान वाला क्वेश्चन ना दो तरह से पूछेगा। एक तो पूछेगा संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है, इसके सिद्धांत के बारे में बताइए। तो आप लोग सब जानते हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने दी है, पाइगेट ने दी है। तो पाइगेट की थ्योरी को इसमें एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। अगर दूसरा अगर ये पूछे कि पाइगेट की थ्योरी से क्या समझते हो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हो, उसको लिखो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उसके स्टेजेस को लिख देना है, ठीक। यहां पे देखो संज्ञान क्या है। संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निशन जो है अलग अलग तरीके होते हैं। इमोशन भी एक हमारा क्या बोलते हैं, एक हमारा पार्ट है लाइफ का, जिसमें हमें गुस्सा होना, रोना, हंसना, ये सारे पार्ट्स आते हैं। तो संवेग क्या है, संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। ये सारे क्वेश्चन आपको या तो शॉर्ट में या फिर जो है एक एक नंबर में पूछ सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। संवेग के पूरा प्रकार लिखने को दे दिया है, टाइप्स ऑफ संवेग यानी इमोशंस को लेकर के, ठीक। अब यहां से आप लोगों का पियाजे की थ्योरी आ जाएगा। पाइगेट थ्योरी मैंने बोला ना कि एक रहेगा, एक थ्योरी आप लोग को अलग से या तो संज्ञानात्मक विकास के थ्रू रहे या पाइगेट का जीन पियाजे की थ्योरी को बताए तो वो रहेगा। तो जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया है, इनके 4 स्टेजेस है, उन सभी चीजों को ड्रॉ करके अच्छे से इसको दिखा दोगे। 4 अवस्थाएं इसके पता ही है। कौन कौन सा है भाई, पहला आप लोग का सेंसरी मोटर पीरियड है, जो कि 0 से 2 साल का होता है, जिसमें बच्चे जो है अपने सेंस ऑर्गन पे, अपने इंद्रिय क्षमता पे जो है कंट्रोल करते हैं, उनको सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद से आपका आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल का होगा, ये आपका रहेगा। कॉन्क्रीट, देखो पियाजे की थ्योरी अगर अभी तक नहीं किए हो तो चैनल पर है, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया, वो जाके डिटेल में देख लेना, क्योंकि ये ऐसा थ्योरी नहीं है कि या तो मैं पूरा डिटेल से ही बताऊं या फिर मैं ऐसे ही बताऊं कि ये क्वेश्चन आने वाला है। पियाजे की थ्योरी को कर लेना है, चैनल पर जाओगे, सिर्फ लिखोगे पाइगेट थ्योरी कैटलिसोनी, आ जाएगा। 2-3 बार क्या 4-5 बार मैं ले चुकी हूँ पियाजे की थ्योरी, वहां से जाकर के एक बार देख लेना। 29 पेज बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद से आप लोग का लर्निंग, अधिगम रहेगा, एकदम याद रखना। आप लोगों का ये जो पेपर है ना, इसमें चाइल्डहुड का भी क्वेश्चन है, लर्निंग का भी क्वेश्चन है, तो ये देख लेना। अधिगम क्या होता है भाई, तो अधिगम का मतलब होता है, यानी लर्निंग मीन्स योर, आपके बिहेवियर में एक्सपेक्टेड चेंज, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें परिवर्तन होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन वो दिखाई देना चाहिए। तो ये आप लोगों का लर्निंग से रिलेटेड है, प्लीज इसको पढ़ लेना, इसमें समझाने वाली चीजें नहीं है। अधिगम की विशेषता क्या होती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी,
अब देखो प्याजे वाली थ्योरी अलग हो गई, वो संज्ञानात्मक विकास से है। इधर में आओगे तो लर्निंग से रिलेटेड आप में थ्योरी है, जिसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जिसमें थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। और SR बॉन्ड थ्योरी यानी स्टिमुली और रिस्पॉन्स के कनेक्शन के बारे में, दोनों में रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो थॉर्नडाइक का थ्योरी या पावलो की थ्योरी, इन दोनों से कोई एक थ्योरी इधर रहेगा। तो भाई साहब इनको तो छोड़ना नहीं है भाई। थॉर्नडाइक की थ्योरी का अलग अलग नाम है। इन्होंने बिल्ली पर जो है एक रिसर्च किया है। ये बिल्ली का जो है पूरा देख लोगे नहीं आप समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं होगी। और पावलो का, थॉर्नडाइक और पावलो दोनों मैंने दे दिया, दो में से एक तो रहेगा, तो इसको नहीं छोड़ना है। PDF आप लोगों को बाबू टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ले लेना अभी आधे घंटे में जो है, या फिर ये क्लास खत्म करके मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, आप वहां से जाके ले लेना, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावलो वाला हो गया। और देखो कहीं भी कोई भी थ्योरी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, मैं समझ रही हूँ कि थ्योरी वाले को समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो थ्योरी वाले को समझने में जहां प्रॉब्लम आएगा ना, यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है, आप सिर्फ उसका नाम लिखना, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी कैटलिसोनी देख लेना, आ जाएगा। एक बार नहीं 3-4 बार, और उसको एक बार देख लोगे ना तो स्टोरी की तरह दिमाग में बैठ जाएगा। मैं अभी उतना टाइम आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी 5 बजे से मेरा नेक्स्ट क्लास है, अदरवाइज मैं आपको अच्छे से क्लियर एक स्टोरी में बता देती। पावलो थ्योरी का भी देख लेना है। ऐसे नॉर्मली बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मुझे पता है, लेकिन थ्योरी वाले में थोड़ा सा माइंडसेट अलग करना होता है हमें, तब जाके समझ में आता है, इसीलिए थ्योरी वाला जाकर के वहां पर देख लोगे। ठीक है, ये स्पेशली मैं बता रही हूँ। हाँ, तो 3 थ्योरी, कोहलर, पावलो और थॉर्नडाइक, और एक पाइगेट उधर का, यानी 4 थ्योरी दिया गया है, जिसमें से एग्जाम में आपके 3 थ्योरी आएगा। पावलो और थॉर्नडाइक ऑप्शनल रहता है, या तो उसका करो या तो मेरा करो, ऐसा टाइप का रहता है। और प्याजे तो अलग से एक अकेला है कि भाई मेरा रहेगा, वैसा टाइप का है। ठीक है, और क्या है, हाँ बुद्धि किसे कहते हैं। मैंने ये PDF बहुत अच्छा बनाया है, मैं क्या बोलूं, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है ये क्वेश्चन 100% मानो, बुद्धि वाला क्वेश्चन 100% मानो, बुद्धि से क्वेश्चन रहेगा, या तो बुद्धि किसे कहते हैं रहेगा, या बुद्धि के सिद्धांत के बारे में लिखिए, एकदम क्वेश्चन रहेगा ये। तो ठीक है, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जनरली जो है हम समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडजस्टमेंट समायोजन ये करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को हम इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का, उस ज्ञान का अगर मैं सही समय पर यूज नहीं कर पा रही हूं तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। हाँ, मैं ज्ञानी जरूर हूं कि मुझे हर चीज का ज्ञान है, लेकिन मैं उसका अगर उपयोग नहीं कर पाती हूं टाइम पे, तो फिर मैं जो है वो ज्ञान इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान नहीं कहलाऊंगी। तो बुद्धि का मतलब है कि जितना ही ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का सही समय आने पर, यानी कि किसी भी समस्या को समाधान करने पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, या एडजस्टमेंट करने के लिए, समायोजन करने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, स्किनर का भी आ सकता है, लेकिन मैंने जो खेल खेला है ना, मैं बता रही हूँ, थॉर्नडाइक, पावलो, ये 2 रहता है। ठीक है, और ये दोनों में से अगर नहीं रहा तो कोहलर और स्किनर रहता है। तो मान लो कि बाय द वे स्किनर एग्जाम में दे दिया, तो उसके ऑप्शन में कोहलर को डालना पड़ेगा, उसको कोहलर को डालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोग को ये 3 थ्योरी दी है कि ऑप्शनल में रहता है, 2 थ्योरी आपके एग्जाम में रहेगा, उसमें से एक करना रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें से अपना दिमाग लगा सकते हो कि हाँ मुझे ये नहीं, ये करना है, और क्या। इसलिए BF स्किनर नहीं भी करोगे तो इंपॉर्टेंट तो है, बट नहीं भी करोगे चल जाएगा, बट इन तीनों थ्योरी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बुद्धि वाला हो गया, बाकी पढ़ लेना बाबू। हाँ, यहां पर नहीं, ये अलग है, ये बुद्धि वाला ही है। हाँ, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कंपलसरी, लिख लो कंपलसरी। 2 बार से शॉर्ट में पूछ रहा है, इस बार मेरा उम्मीद है कि ये आपको लॉन्ग में देगा।
मुझे ऐसा है क्योंकि 2 बार से इसको शॉर्ट में 8 नंबर वाले में यूज कर रहा है। व्यक्तित्व तो क्या है, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी कैसे बनती है, पर्सनालिटी किस वर्ड से निकला है, तो पर्सनालिटी लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से निकली है। पर्सोना वर्ड का मीनिंग होता है नकाब यानी मार्क्स, मतलब हम अपने चेहरे पे कोई मार्क्स लगा के घूम रहे हैं, वो होता है पर्सोना। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब पर्सनालिटी से हम जब मीनिंग अब लगाते हैं, पहले के टाइम में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को ही पर्सनालिटी कहा जाता था। आप देखने में कैसे लग रहे हो, आपका लुक क्या है, वो पर्सनालिटी में आता था। लेकिन आज के टाइम में पर्सनालिटी का मतलब है इनर एबिलिटी, आपकी आंतरिक क्षमता और बाहरी लुक, दोनों को मिला करके पर्सनालिटी बनती है। तो उसी पर्सनालिटी के बारे में आपके वेशभूषा, आपकी बनावट, आपके सौंदर्य, आपकी शारीरिक, इन सभी चीजों को लेकर के ही पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पीडीएफ को कर लोगे तो मुझे तो लगता है कि अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई आप लोगों को पास होने के, मैं बोलूंगी 60% लाने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं, ये पीडीएफ देखकर ये मुझे खुशी हो रहा है कि भाई मैंने इतना अच्छा पीडीएफ बना दिया है। सॉरी, लेकिन मैं अपने आप से अपनी खुद ही को तारीफ करी। मानसिक स्वास्थ्य, ये आप लोग का शॉर्ट में रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहना ही रहना है इस पीडीएफ से, और इस बात का चैलेंज कर सकती हूँ मैं, एकदम ले सकते हो मेरा ओपन चैलेंज, इस पीडीएफ से बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, और यही रहे तो फिर मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यही सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेना है और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट तो आप समझते ही हो, उसको बुद्धि में ही यूज करते हैं। एडजस्टमेंट वो होता है जिसमें हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, और मेल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन वो होता है जिसमें हम अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो पढ़ लेना लेकिन, ठीक है, बस यही है, बाकी वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे। हाँ, मैं अभी जस्ट आपको दे दूंगी, थोड़ा सा पीडीएफ लंबा है लेकिन यूजफुल है, पूरा यूजफुल है, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको देख लेना। मेरा अभी क्लास नहीं रहता तो मैं पूरा आपको अच्छे से समझा ही देती, बट अभी 5 बजे से दूसरा क्लास है, तो फिर भी कोई नहीं है, इश्यू इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और पढ़ने का तरीका ऐसे रखना कि जो पॉइंट्स हैं, जो उस पॉइंट्स को दिमाग में रखना और उसको एक्सप्लेन कर देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा है। मैंने अभी, आशीष आई थिंक आप लेट ज्वाइन किए हो, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया, 25 पेजेस या 25 पेजेस से एवब जिसने भी लिख करके आया है उनका बहुत अच्छा है। 80% मान के चलो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अगर सब कुछ सही से लिखा है तो। ऐसा नहीं कि गाना वाना और मूवी का पूरा कहानी लिख कर आ जाओ तो मिलेगा, लेकिन अगर अच्छे से लिखा है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन पेपर होगा आप लोग को तो सेंड कर देना नंबर पे, ताकि हम लोग भी देख लें कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए सही रहेगा। अब बाबू टेलीग्राम लिंक जो ना है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। थैंक यू सो मच अभिषेक। हाँ, इंग्लिश है, देखो देख रहे हो ना, साइड साइड में इंग्लिश है, इस बार मैंने बाइलिंगुअल बनवाया ही। मैं देखो, ये पैडागोजी पेपर का थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभिषेक, मैं झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि पैडागोजी पेपर में अवध यूनिवर्सिटी में टोटल 15 पेपर है, हर पेपर का हम नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि एक कंबाइंड मैं आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दे दूंगी, उस क्वेश्चन से एग्जाम में रहेगा, इस बात का भी चैलेंज मैं करूंगी कि बिल्कुल रहेगा अवध यूनिवर्सिटी, चाहे आपका भूगोल हो, साइंस हो, किसी में भी हो, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगी। यस, क्या नाम है, माइंडसेट, समथिंग स्मूथिंग माइंडसेट, बिल्कुल। लॉन्ग क्वेश्चन में विदाउट फ्लो चार्ट नहीं आओगे, ये दिमाग में अपने एकदम अच्छे से डाल लो। बिना फ्लो चार्ट के कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करोगे, हमें सब में, चाहे पूरा पेपर जब तक ना खत्म हो जाए तब तक।